शियान जो मेरा कार्यक्रम बना उसकी बड़ी एक विशेषता है। हम लोग सब बचपन में पढ़ते थे इतिहास कि ह्वेन सांग नाम का एक फिलोसोफर हिंदुस्तान आया था चाइना से और भारत भ्रमण किया था और उसने बहुत कुछ लिखा था, दार्शनिक थे। मेरा जन्म जिस गांव में हुआ है, महसाना जिले में बड़नगर, गुजरात में, तो ह्वेन सांग ने जो लिखा है उसमें उसने मेरे गांव का वर्णन लिखा है और वो वहां जाकर के रहे थे। और हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि भगवान बुद्ध ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थे, बिहार और उस क्षेत्र के भाग में, लेकिन ह्वेन सांग ने लिखा है कि भगवान बुद्ध का प्रभाव वेस्टर्न इंडिया में भी उतना ही था। और उन्होंने लिखा था कि बड़नगर में, जो कि मेरा जन्म स्थान है, वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा के लिए एक बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, हजारों बालकों के रहने की हॉस्टल थी। वो उसने लिखा है कि मैंने देखा वहाँ, वो भी काफ़ी समय वहाँ रहे थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे भी मन में विचार आया कि भाई ह्वेन सांग लिख करके गए हैं तो जरा देखे तो क्या है। तो मैंने सरकार को कहा जरा खुदाई करो भाई। अब कोई अपने यहाँ खुदाई करवाए क्यों करेगा, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैंने खुदाई करवा दी। और आश्चर्य है कि मेरे गांव में तो वो सारी चीजें मिली खुदाई करने से, वो हॉस्टल्स मिले हैं, सारी चीजें ध्यान में आई। ह्वेन सांग ने जो लिखा है सब। जब मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति शी का मुझे टेलीफोन आया तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने बराबर अध्ययन करके रखा था कि आखिर मोदी चीज क्या है, और उन्होंने मुझे फोन पर मेरे जन्म स्थान का वर्णन किया। मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ। बाद में वो भारत आए तो उनकी इच्छा थी मेरे गांव जाने की, लेकिन वो गुजरात आए, गांव तक तो नहीं जा पाए थे क्योंकि वो अहमदाबाद से 80-90 किलोमीटर दूर है, समय का अभाव था। लेकिन उन्होंने मुझे एक और बात बताई है। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? बोले ह्वेन सांग जो हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे गांव में रहे, और वहां से जब वो वापस आए तो वे मेरे गांव में आए थे, शियान में आए थे, और वहां पर एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर बना हुआ है। और कल वो मुझे वहां ले गए और ले जा करके मुझे ह्वेन सांग की लिखी हुई जो किताब थी वो दिखाई, और उसमें उन्होंने निकाल के रखा था कि देखो ये तुम्हारे गांव का नाम है, चीनी भाषा में लिखा हुआ था, और ये तुम्हारे गांव का वर्णन है। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। और मैं मानता हूं कि मानव जाति के कल्याण के लिए चीन और भारत का एक विशेष दायित्व है। चीन और भारत ने मानव जाति के लिए इस दायित्व को निभाने के लिए अपनों को भी स्वच्छ करना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिलाकर चलना भी पड़ेगा। आप लोग यहां रहते हैं, आप यहां आए नहीं थे, उसके पहले चीन के विषय में आपकी धारणाएं क्या क्या थी, कैसा सोचते थे? पता नहीं वो क्या खाते हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं। यहां आने के बाद धारणा बदली कि नहीं बदली? और मैं मानता हूं कि आप लोग इस काम को एक बहुत बड़ी सेवा करके कर सकते हो। चीन के लोगों में भारत के प्रति जिज्ञासा है, उत्सुकता है, लेकिन उस उत्साह, उत्सुकता को, जिज्ञासा को
हकीकत में बदलने का काम न नरेंद्र मोदी कर सकता है, न यहाँ की एम्बेसी कर सकती है, न यहाँ के एम्बेसडर कर सकते हैं। अगर वो उत्तम से उत्तम काम कर सकता है तो मेरा देश का नागरिक कर सकता है, आप लोग कर सकते हैं। और अभी जब मार्स मिशन सफलतापूर्वक पार किया, मंगलयान पर भारत के युवकों को जो सफलता मिली है, उसके कारण विश्व हमारी युवा शक्ति, हमारे टैलेंट के प्रति आकर्षित हुआ है। लेकिन समय की मांग है, भारत के नागरिक चीन को अधिकतम समझे, चीन के नागरिकों को समझे, और चीन के लोग अधिकतम भारत को समझे, भारत के नागरिकों को समझे। चीन के लोग जितनी संख्या में हिंदुस्तान में रहते हैं, उससे ज्यादा संख्या में भारतीय लोग चीन में रहते हैं। और इसलिए भारतीय नागरिकों की जिम्मेवारी ज्यादा है। हम दोनों को जोड़ने के लिए हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत है। हम अलग नहीं रह सकते। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासक, उनका एक दायरा अलग है, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट का दायरा अलग है, उसकी ताकत अलग है। और मैं उस ताकत को पहचानता हूं। हमें उस ताकत को जोड़ना है, उसे जानना भी है, जोड़ना भी है। आज पूरे विश्व में टूरिज्म का बड़ा ही बोलबाला है। सामान्य व्यक्ति भी दुनिया के 2-4 देश तो ऐसे ही देखने चला जाता है। भारत में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं। दुनिया में टूरिज्म का $3 ट्रिलियन का बिजनेस है। अगर एक ह्यूएनसांग 1400 साल पहले आने के बाद एशिया के अंदर चीन और भारत को जोड़ देता है, तो आप तो हजारों की तादाद में हैं, लाखों लोगों को ले जा सकते हैं। क्या कमाल कर सकते हैं। भारत का टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन चीन में भारत को समझने की एक नई दृष्टि मिलेगी, नया अनुभव मिलेगा। और हम जितनी मात्रा में, क्योंकि अगर हम हमारी विरासत पर गर्व न करें, हमारी शक्ति पर गर्व न करें, तो दुनिया में कोई नहीं करता है। कोई मां मोहल्ले में अपने बेटे को दिन रात डांटती रहे, कहीं भी खड़ा है मां आकर के डांट दे, कहीं खेल रहा है तो मां आकर के डांट दे, तो मोहल्ले के बच्चे उस बच्चे को कभी स्वीकार करेंगे क्या? स्वीकार करेंगे क्या? जिस बच्चे को उसकी मां ही दिन रात डांटती है, उस बच्चे को दोस्त लोग भी स्वीकार नहीं करते। दुनिया भी हमें तब स्वीकार करेगी जब हम खुद भी तो अपने देश का गौरवगान करना शुरू करें। हम ही अगर हमारे देश को कोसते रहेंगे, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारा तो ऐसा था, अरे छोड़ो यार, देश ऐसे नहीं चलता दोस्तों। हर समाज की अपनी कमियां होती हैं, हर समाज की अपनी कठिनाइयां होती हैं, हर देश की अपनी मुसीबतें होती हैं, लेकिन हर कोई आगे तब बढ़ते हैं जिसके अंदर आगे बढ़ने का मांझा होता है। और वो मांझा हमारे में है, 125 करोड़ देशवासियों में है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, चीन में रहते हुए चीनी भाषा को भी सीखने का प्रयास करते ही होंगे, क्योंकि एशिया की सदी है, 21वीं सदी है, मान के चलो। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है दुनिया में। सारी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। तो फिर तो यहीं की भाषाएं चलने वाली हैं। उन भाषाओं के माध्यम से भी हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, एक नई ताकत को संजो सकते हैं। आप देखिए, 1 साल के भीतर भीतर, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो,
दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से दुनिया ने क्या कहा है? भारत का 7% से भी ज्यादा ग्रोथ, 7% से भी ज्यादा ग्रोथ, सारी दुनिया कह रही है कि इंडिया आज विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं, जिनकी इस प्रकार के शब्दों की ताकत होती है। एक साल के भीतर भीतर, छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यही जो मनोभाव था, उसमें से आज दुनिया कह रही है कि विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला कोई देश है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे देशवासियों, आखिरकार 30 साल में चाइना कैसे बदला? रातों रात नहीं बदला है, 30 साल लगे, और 30 साल तक उनका विकास दर दुनिया में सबसे तेज गति से था। उस ग्रोथ का परिणाम था कि चीन आज इन नई ऊंचाइयों पर अपने आप को ले गया। भारत को भी विकास दर को आगे बढ़ाना होगा, भारत को भी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा, भारत को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा, भारत को रिसर्च एंड एनालिसिस में आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक बार इन नए युग की ओर हम आगे बढ़ेंगे, हम दुनिया को बहुत कुछ दे पाएंगे, इस विश्वास के साथ हम कदम उठा रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे सपने हैं, वैसे हमारे पैर जमीन पर भी है। शुरू में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मोदी क्लीन इंडिया का मूवमेंट लेके क्यों चला है, स्वच्छता अभियान क्यों चला रहा है। ये प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से टॉयलेट की बात करता है। बहुतों को आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं मानता हूं मुझे वहीं से शुरू करना है, और मैं इसे छोटा नहीं मानता हूं, मैं इस काम को छोटा नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे दुनिया के सामने 125 करोड़ का देश, इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत, इतना सामर्थ्य, जिसके पास 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, वो देश सीना तान करके खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों रुकना चाहिए? क्यों झुकना चाहिए? चीन में ये विशाल जनसागर सिर्फ चीन में नहीं, पूरी दुनिया में संदेश देगा। ये लिख कर कह रहे कि ये घटना छोटी नहीं है, ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये वक्त बदल रहा है, इसका सबूत है। 2016, ये 2016 चाइना को हिंदुस्तान आने का वर्ष है। 2015 हिंदुस्तान को चाइना आने का वर्ष है। 2016 चाइना को हिंदुस्तान जाने का वर्ष है। आप सर्वाधिक लोगों को चाइना से हिंदुस्तान ले आइए, हिंदुस्तान का नजारा दिखाइए। आप देखिए, भारत और चीन मिलकर के मानव कल्याण के लिए नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस समारोह की योजना के लिए। और चीन के अंदर इतना बड़ा समारोह अपने आप में इतिहास की एक नई मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।